इमेजिन आप एक दिन सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपकी फिज़ीक एक इमेजिन आप एक दिन सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपकी फिज़ीक एक एनिमे कैरेक्टर की तरह बन चुकी है। इमेजिन आप एक दिन सुबह उठ इमेजिन आप एक दिन सुबह इमेजिन आप एक दिन सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपकी फिज़ीक एक इमेजिन आप एक दिन सुबह उठते हो और आप देखते हो कि आपकी फिज़ीक एक एनिमे कैरेक्टर की तरह बन चुकी है। और आपकी फिज़ीक बिल्कुल बाकी की तरह लग रही है। आपकी फ़िज़ीक इतनी एस्थेटिक है आपकी फ़िज़ीक इतनी एस्थेटिक है आपकी फ़िज़ीक इतनी एस्थेटिक है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़िज़ीक पत्थर से ग्रीक गॉड की तरह बनाई गई है। आपकी फ़िज़ीक इतनी एस्थेटिक है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़िज़ीक पत्थर से ग्रीक गॉड की तरह बनाई गई है। मैं किसी अनरियल मैं किसी अनरियल मैं किसी अनरियलिस्टिक मैजिक के बारे में मैं किसी अनरियलिस्टिक मैजिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियली में बोल रहा हूँ। मैं रियली में एक वर्कआउट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं रियली में बोल रहा हूँ और ये 100% पॉसिबल हो सकता है। आज मैं एक वर्कआउट प्लान के बारे में बात करने वाला मैं उसी वर्कआउट प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे मैं उसी वर्कआउट प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे मेरी फिज़ीक एस्थेटिक हो पाई। आपने हॉलीवुड में आपने मूवी स्टार्स को आपने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को मूवी स्टार्स को और एनिमे कैरेक्टर्स को और एनिमे आपने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को मूवी स्टार्स को आपने मूवी स्टार्स को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को आपने मूवी स्टार्स को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को और एनिमे कैरेक्टर्स को देखा होगा और आप यही सोचते होगे कि मुझे भी ऐसी फिज़ीक चाहिए। और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप ये फ़िज़ीक को बना सकते हो अगर आप उतना टाइम लगाओ तो। और यही बात मैं बोल रहा हूँ आप ये फ़िज़ीक बना सकते हो अगर आप उतने डेडिकेशन के साथ में लगे रहो तो। मैं एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ आई बिल्ड दिस एनिमे फिज़ीक। मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एनिमे फिज़ीक कैसे बनाई और आप भी कैसे बना सकते हो। मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एनिमे फिज़ीक कैसे बनाई और आप भी कैसे बना सकते हो। बस आपको वो करना होगा और बस आपको वो करना होगा जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपकी फ़िज़ीक को एस्थेटिक बनाता है वो होता है शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। मतलब आपकी वेस्ट कितनी पतली है और आपके शोल्डर्स कितने वाइडर हैं और आप कितने लो बॉडी फैट परसेंटेज पे हो।
categorize an aesthetic physique as having a wide upper back, having a big chest, having rounded delts, so rounded shoulders, as well as having a small waist. Before we get started too, we have to talk about some myths that people may have about getting a nice body. One is that you need to lift heavy to gain muscle. People may see powerlifters racking on और एक और यही बात और यही एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा मिथ भी है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। आपको उस स्टाइल से लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पावर लिफ्टिंग स्टाइल वर्कआउट होता है। उससे सिर्फ आप स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे, क्योंकि दो टाइप के वर्कआउट होते हैं, एक होता है हाइपरट्रॉफी वर्कआउट और एक होता है स्ट्रेंथ गेनिंग वर्कआउट। जैसे आपने पहलवानों को भी देखा होगा वो उस टाइप का वर्कआउट करते हैं, इनसे उनका जैसे आपने पहलवानों को भी देखा होगा वो उस टाइप का वर्कआउट करते हैं, इनसे उनका स्ट्रेंथ जैसे आपने पहलवानों को भी देखा होगा वो उस टाइप का वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ गेन होती है। एंड एक हाइपरट्रॉफी वर्कआउट एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए अलग स्टाइल से वर्कआउट करना पड़ता है। लोग आपको जिम में गलत नॉलेज से बताते हैं एंड आप उस तरह से वर्कआउट करते रहते हो। लोग आपको जिम में गलत तरह से बताते हैं एंड आप उसी तरह से वर्कआउट करते रहते हो एंड आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बिकॉज उनको भी उतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रियली में जो आपका वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए वो होना चाहिए पुश पुल लेग्स। रियली में जो आपका वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए वो होना चाहिए पुश पुल लेग्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको हर किसी की सुनना बंद कर देना इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको दूसरों की सुनना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज दूसरे लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपको उसी वर्कआउट प्लान को फॉलो करना चाहिए जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आप सबसे अच्छे से कर पाओ। जैसे मेरे लिए बेस्ट और मैं सबसे अच्छे से पुश पुल लेग्स में ग्रो कर पाता हूँ, जो कि रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपकी जेनेटिक्स के ऊपर और रिकवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए बेस्ट वर्कआउट है पुश पुल लेग्स, जैसे मेरे लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है पुश पुल लेग्स। उसमें मेरी रिकवरी में भी कोई दिक्कत नहीं आती और मेरी रिकवरी में भी कोई दिक्कत नहीं आती और मसल भी अच्छे से ग्रो होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रो स्प्लिट, जहाँ पर हम सिर्फ एक मसल टारगेट करते हैं एक वीक में। जब मैं एक मसल टारगेट करता था एक वीक जब मैं एक वीक में एक मसल टारगेट करता था तब मुझको कम रिजल्ट्स मिलते थे। जब मैं एक वीक में सिर्फ एक मसल टारगेट करता था तो मुझको कम रिजल्ट मिलते थे। एंड जैसे ही मैंने पुश पुल लेग्स ट्राई किया तब मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने लगी। आपको हफ्ते में people may see powerlift. आपको हफ्ते में 6 बार आकर जिम में ट्रेन करना चाहिए। और जो आपका वर्कआउट स्टाइल रहना चाहिए वो रहना चाहिए वो सिर्फ हैवी वेट के ऊपर फोकस नहीं रहना चाहिए।
और जो आपका वर्कआउट स्टाइल रहना चाहिए वो सिर्फ हैवी वेट के ऊपर फोकस नहीं रहना चाहिए, वो आपको फोकस देना है आपका फोकस होना चाहिए बेहतर फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आपको वेट को धीमे से नीचे लेकर आना होता है और जल्दी से यहाँ पे आपको वेट को धीमे से 2 सेकंड में नीचे लेकर आना होता है और 1 सेकंड में ऊपर ले जाकर स्क्वीज़ करना होता है मसल्स को, और थोड़ा सा होल्ड करके फिर उसको धीमे से नीचे लेके आना होता है। इस तरह से आप वर्कआउट करते हो जितने रैप्स आपसे, इस तरह से आप वर्कआउट करते हो और हर एक रैप को परफेक्ट लगाते हो फेलियर तक। इस तरह से आपको वर्कआउट करना है और हर एक रैप को लगाना है फेलियर तक। इस तरह से आपको वर्कआउट करना होगा। इस तरह से आपको वर्कआउट करना है और हर एक रैप इस तरह से आपको वर्कआउट करना है इस तरह से आपको वर्कआउट करना है और हर एक रैप को प्रॉपर लगाना है फेलियर तक। आपको कोई भी लोग बताते हैं कि रैप रेंज आपको फिक्स रखनी चाहिए, कि 12 तक रखोगे, कि अगर रैप रेंज 12 तक रखोगे तभी मसल्स ग्रो होंगी, कि अगर रैप रेंज 12 तक रखोगे तभी मसल्स ग्रो होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई भी एक रैप रेंज रखनी नहीं है अपने दिमाग में। आपको कोई भी एक रैप रेंज रखनी नहीं है अपने दिमाग में। आपको टोटली फेलियर तक ट्रेन करना है। बिकॉज अगर आप अपने मन में रैप रेंज रखोगे तो आप फेलियर से पहले ही छोड़ दोगे। आपकी मसल्स पूरी तरह से टारगेट नहीं हो पाएंगी, आपकी मसल्स पे उतना प्रेशर नहीं जाएगा और आपकी मसल्स उतनी ग्रो नहीं हो पाएंगी। बिकॉज ये बात मैंने हमेशा देखी, जब भी मैंने अपनी मसल्स को पूरा फोकस के साथ ट्रेन किया है और जब भी मेरे मसल्स अच्छे से सोर हुए हैं, जब मेरे मसल्स सबसे ज़्यादा सोर हुए हैं और जब मेरे मसल्स अच्छे से सोर हुए हैं, अच्छे से हिट हुए हैं, उसी टाइम पे मेरी फिजिक सबसे ज़्यादा ग्रो करी है। Today I'm going to give you some of the things I learned in my transformation, going from never being in shape to having a nice body. Like I mentioned before, I like to do 4 sets per movement. This includes the warm-up set. And for general starting place for a beginner, for our push day, we're going to do incline bench press, 4 sets, 6 to 8 sets, 8 to 12 reps. If you're at a gym, please use the pulling machine. The last one is, I live in an apartment now, so I don't perform barbell deadlift. आपको हर एक मसल के 3 सेट्स लगाने हैं। आपको हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट्स लगाने हैं और जब आप लगा सकते हो 15-16, इतने भी आपकी।
और रब्स आप लगा सकते हो 12 से 15 16 इतनी भी आपकी कैपेबिलिटी हो। और रब्स आप लगा सकते हो 12 से 15 16 इतनी भी आपकी कैपेबिलिटी हो। सबसे पहले आपको करना है पुश डे। इसमें आप मारोगे चेस्ट और ट्राइसेप। और सेकंड डे में सबसे पहले आपको करना है पुश डे। सबसे पहले मंडे को रहेगा आपका पुश डे। जब मारोगे सबसे पहले आपका मंडे को रहेगा पुश डे, जब आपको मारना है चेस्ट और ट्राइसेप्स। जब आपको मारना है चेस्ट और ट्राइसेप्स। फिर ट्यूसडे को रहेगा आपका बैक डे। फिर ट्यूसडे को रहेगा आपका पुल डे, जब आपको मारना है बैक और बाइसेप्स। आप चाहो तो शोल्डर चेस्ट वाले दिन भी आप चाहो तो शोल्डर्स को चेस्ट वाले दिन भी ट्रेन कर सकते हो। या फिर और वेडनेसडे को आपको मारना है लेग्स और शोल्डर्स। चाहो तो अकेले लेग्स ट्रेन करो, या फिर आप शोल्डर्स को चेस्ट डे वाले दिन रख दो। या फिर आप शोल्डर्स को चेस्ट डे वाले दिन रख दो। या फिर आप शोल्डर्स को चेस्ट डे वाले दिन रख दो। और बस फिर यही आपको रिपीट करना है। और जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको वर्कआउट करना है फेलियर तक। और उतना ही वेट उठाओ जितना आप में दम है। और उतना ही वेट उठाना है जितना आप में दम है। और उतना ही वेट उठाना है जितना आप में दम है। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है डाइट। डाइट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी ही करनी है। डाइट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी ही करनी है, वो है कैलोरी कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको यही काम करना है अपना कोई भी डाइट प्लान बनाने से पहले। आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। इस पर आपको अपना एज हाइट और वेट डाल देना है। कैलोरीज होती है फूड्स में जो आप दिन भर में कंज्यूम करते हो। जब इतना आप डाल लोगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इतनी कैलोरीज खानी है। अब ये जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, इससे अगर आपको अभी देख के ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वेट लॉस करने की ज़रूरत है, तो आप इन्हीं कैलोरीज से 400 कैलोरीज कम कर दो। और अगर आपको वेट बढ़ाना है बल्किंग करनी है, तो उन्हीं से आप 400 कैलोरीज बढ़ा दो। कैलोरीज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस जो भी खा रहे हो उसकी कैलोरीज उसको आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। जैसे अभी अगर मुझको केला खाना है तो मैं सर्च करूँगा कि बनाना की कितनी कैलोरीज होती है। तो एक बनाना में होती है 100 कैलोरीज। ऐसे ही आप हर एक फूड की कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो उसे जोड़ के। ऐसे ही आप हर एक फूड की कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है आपको अपने बॉडी वेट से डबल कर देना है और इसे रोज़ फॉलो करना है। और रोज़ उतने ही प्रोटीन को हिट करना है और रोज़ उतनी कैलोरीज और प्रोटीन को हिट करना है। और प्लीज़ 100 ग्राम से तो कम रखना ही नहीं है प्रोटीन। इसको ऐसे फॉलो करना है कि अगर मौत भी आ जाए फिर भी मैं सब कंप्लीट करूँगा।
order to get this transformation. By making this type of transformation, you're not just going to change physically. You're going to become a person that is disciplined, that does things even when you don't. एंड अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने ही वाले हो, एंड अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने ही वाले हो, एंड अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने ही वाले हो, तो सिर्फ आपकी फिजिक चेंज नहीं होगी, आपका माइंड भी चेंज हो जाएगा, आप पूरे ही चेंज हो जाओगे, आप होल न्यू पर्सन बन जाओगे। जो आपको करना होता है, आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होता है। और ये इतना भी इजी नहीं होता है जितना आप सोचते हो। गरम है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो हार्ड है, इजी नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप 2-3 महीने जिम हिट करोगे और आप वो अचीव कर लोगे। जिम में बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि 3-4 महीने में फिज़ीक अचीव करनी है। जिम में बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि 3-4 महीने में बॉडी बनानी है, जो कि ना साइंटिफिकली पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है। मैं खुद 3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझको खुद 4 साल होने वाले हैं वर्कआउट करते हुए, एंड अब जाके कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। मुझको खुद 4 साल होने वाले हैं वर्कआउट करते हुए, एंड अब जाके कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। एंड अब भी आप देख लो, अगर आप प्रॉपर लाइटिंग में नहीं बैठोगे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज लाइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो फिज़ीक आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो पंप के बाद होती है। और प्रॉपर लाइटिंग के बाद होती है। और कई तरह के कैमरा एंगल्स भी होते हैं। जो फिज़ीक आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की देखते हो, वो बेटर लाइटिंग और बेटर एंगल्स के बाद खिंचती है। वो फोटो पंप बेटर लाइटिंग और बेटर एंगल्स के बाद कैप्चर की जाती है। तो ये देखकर आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आपको रियलिटी नहीं दिखाते हैं। मैं खुद ही मेरे दिमाग में 24/7 डाइट का ख्याल चलता रहता था। भले ही जिम 1 घंटे के लिए जाते हो, मेरे दिमाग में 24/7 डाइट का ख्याल चलता रहता था। मेरे खुद के दिमाग में 24/7 डाइट का ख्याल ही चलता रहता है, एक डाइट का और बाकी यूट्यूब का। जिम भले ही 1-2 घंटे के लिए जाते हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको 24/7 मेंटेन करके रखना होता है। भले ही आपने कोई एक चीज़ खा ली, वो आपकी पूरी प्रोग्रेस बिगाड़ सकता है। क्योंकि एज एन एग्जांपल, अगर एक प्लेन भी होगा, वो बहुत दूर कहीं जा रहा होगा,
तो अगर वो बीच में 1 डिग्री भी घूम जाता है वो कहीं, तो अगर वो बीच में 1 डिग्री भी घूम जाता है तो वो और कहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको हर एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जिम भी आपको रेगुलर आना है। बहुत सारे लोग रेगुलर जिम नहीं आ पाते हैं। जिम भी आपको रेगुलर आना होता है। बहुत सारे लोग रेगुलर जिम नहीं आ पाते हैं। रियली में अगर मैं बताऊं तो आपकी डाइट के साथ कंसिस्टेंसी और जिम के साथ कंसिस्टेंसी आपकी डाइट और जिम के साथ कंसिस्टेंसी आपकी फिजिक को बनाती है। यही 2 चीज़ें ही होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप रोज़ जिम हिट करोगे सालों के लिए, अगर आप रोज़ जिम और डाइट में कंसिस्टेंट अगर आप रोज़ जिम और डाइट में कंसिस्टेंट रहोगे सालों के लिए, अगर आप रोज़ जिम और डाइट में कंसिस्टेंट रहोगे सालों के लिए, अगर आप अगर आप रोज़ जिम और डाइट में कंसिस्टेंट रहोगे सालों के लिए, तो ये बात तो लिखित है कि आपकी फिजिक बन ही जाएगी। मैंने ऐसा कोई भी पर्सन नहीं देखा जो 5 साल तक रेगुलर डिसिप्लिन हो और उसको कोई रिजल्ट ना मिले हो। ये सब सिर्फ आपके मन का भ्रम होता है। बिकॉज आपका मन आपसे काम करवाया देना नहीं चाहता है। इसीलिए आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा और वही करना होगा जो आपका मन नहीं चाहता है, बल्कि जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको दर्द दे, जो आपको अभी के टाइम पे पेन दे। बिकॉज अगर आपको अभी के टाइम पे पेन मिल रहा है, अभी के टाइम पे दर्द मिल रहा है, तो डिलेट कर, तो उसे बोलते हैं डिलेट। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में जाके आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और उल्टा अगर आप अभी के टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, अगर आप अभी के टाइम पे मज़े करते हो, अभी के टाइम पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो, हो रही है और उल्टा अगर आप अभी के टाइम पे मज़े करते हो, अभी के टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, तो आपका फ्यूचर तो वर्स होने ही वाला है।
फिर बाद में बैठ के पछताना कि यार मैं तो सिर्फ स्कूल गया था, मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, मैंने मनी के ऊपर भी फोकस नहीं किया, मैं आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। इसलिए अभी भी फोकस रहो और कंसिस्टेंट रहो। बिकॉज दो ही चीज़ें कंसिस्टेंसी और पेशेंस जिससे रियली में मैजिक हैपेंस हो सकते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं ताली मारो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाई फाई।